हेलो फ्रेंड्स, ITI क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में एसी थ्योरी के विषय में। उससे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे वो भी हमने लिखा दिए थे। वो जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स में हम लोग जो थे 2-3 पॉइंट कवर कर चुके थे। जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे कि एसी होता क्या है, अल्टरनेट करंट्स। उसके बाद में एसी और डीसी के बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो बेनिफिट्स हैं आपके एसी के डीसी के सापेक्ष वो क्या क्या होते हैं, क्यों हम लोग एसी को प्रीफर करते हैं डीसी की बजाय। तो आज हम बात करने वाले हैं टर्म्स के विषय में। इस एसी थ्योरी चैप्टर में कुछ टर्म्स जो हम यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन से भी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी इनके विषय में पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ मेरी टर्म्स जो लिखी हुई हैं उनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है आपका साइकिल, सेकंड फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम को हम अंतराल समय भी बोलते हैं या समय अंतराल भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तीनों ही चीज क्या है, एक ही होती हैं। इसीलिए हमने इनको एक ही पॉइंट में लिखा है। एक ही पॉइंट से हम इनको जो है सभी को डिस्क्राइब करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू अर्थात इसका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में तत्कालिक समय। तत्कालिक का मतलब होता है जो तत्काल यानी कि क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं तत्कालिक समय, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू यानी कि क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरेज वैल्यू क्या होती है अर्थात औसत मान क्या होता है। पीक फैक्टर क्या होते हैं, क्रिस्ट फैक्टर क्या होते हैं, फॉर्म फैक्टर्स क्या होते हैं। क्योंकि देखिए ये जो आपका पोर्शन है यहाँ, ये जो आपके 4 पॉइंट हैं लास्ट के 6 to 9, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स जो हैं इन पर बेस्ड हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे एग्जांपल के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका साइकिल। साइकिल के विषय में बात करते हैं। तो साइकिल को हम यहां इस ग्राफ से समझते हैं। ये जो है आपकी धारा या वोल्टेज का ग्राफ है टाइम के साथ साथ। जहां ये शून्य से शुरू होता है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव आ गया आपका, ये नेगेटिव आ गया। अर्थात धारा या वोल्टेज का जो मान है और दिशा है वो कंप्लीट हो जाती है, तब जाकर के एक साइकिल बनती है। तो अगर मैं ये कहूं कि धारा का, किसका, धारा या वोल्टेज का मान व दिशा का पूर्ण परिवर्तन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री, पूर्ण परिवर्तन कितना होता है यानी कि 360 डिग्री को एक साइकिल कहा जाता है। हमने ये कहा कि जब धारा का मान या वोल्टेज का मान टाइम के सापेक्ष एक ग्राफ शो करता है तो उस ग्राफ में क्या होता है, वो जीरो से शुरू होता है और मैक्सिमम पॉजिटिव तक जाता है, उसके बाद फिर शून्य पर आ जाता है। इस प्रकार से ये एक जो है हाफ, जो आपका कर्व है, ये क्या हो गया, एक हाफ साइकिल बनाता है। अब हाफ हो गया है, इसी प्रकार से शून्य से ये फिर माइनस यानी कि मैक्सिमम माइनस तक जाएगा, उसके बाद में फिर से ये क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मतलब 2 हाफ साइकिल बनी, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव की रही, दूसरी जो साइकिल बनी वो निगेटिव की रही। तो इस प्रकार से हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव जो है साइकिल जब मिलती हैं तो एक साइकिल बन जाती है। और ये साइकिल बनती किसकी है, या धारा कहिए या फिर वोल्टेज के मान और दिशा की कहिए। तो अगर मैं इसको ये कहूं कि एक साइकिल बराबर किसके हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाफ पॉजिटिव, कौन, धारा, तो हाफ पॉजिटिव हो गया प्लस हाफ निगेटिव, क्या, साइकिल। साइकिल ही लिखिएगा इसको भी। तो
एक साइकिल बनाने के लिए मुझे हाफ पॉजिटिव साइकिल लेनी पड़ी और हाफ नेगेटिव साइकिल लेनी पड़ी, जिसमें हाफ पॉजिटिव जो है वो कहां पूरी हो जाती है, 180 डिग्री पर पूरी हो जाती है, और नेक्स्ट जो हाफ आपकी कौन सी है, माइनस वाली है, वो कितने पर, 360 डिग्री पर कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए हमने कहा कि जो पूर्ण परिवर्तन होगा धारा या वोल्टेज का वो कहां होगा, 360 डिग्री पर जाकर के कंप्लीट होता है। इसीलिए हमने लैंग्वेज में कहा कि धारा या वोल्टेज का जो मान है, मान क्या, जो वैल्यू है आई की या वोल्टेज की, भाई वैल्यू ये क्या हो रहा है, यहां शून्य से लेकर बढ़ती जा रही है, 2 3 4 ऐसा हुआ होगा एम्पियर। तो हमने ये कहा कि धारा या वोल्टेज का मान, और दिशा भी देखिए, पहले पॉजिटिव थी फिर माइनस में हो गई, मान में दिशा का पूर्ण परिवर्तन, पूरा परिवर्तन हुआ, यहां से यहां हुआ, यहां से यहां हुआ, तो एक परिवर्तन जो हो या 360 डिग्री जो बना वो इसकी क्या कहलाएगा, एक साइकिल कहलाता है। एक साइकिल बराबर होती है हाफ पॉजिटिव साइकिल के और प्लस हाफ नेगेटिव साइकिल के। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि आपके फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कहिए या फिर इसको आप हिंदी में आवृत्ति बोल सकते हैं, यानी कि जो चीजें बार बार होती हैं उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के हिसाब से हम ये कहेंगे कि एसी अर्थात अल्टरनेटर करंट कहिए या फिर वोल्टेज कहिए, एसी या वोल्टेज एक सेकंड के अंदर जितनी साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हमने कहा कि एक सेकंड में जितनी साइकिल बनती है वह उसकी किसकी, एसी अर्थात धारा या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अर्थात जब एसी करंट या वोल्टेज जो है एक सेकंड तक प्रवाहित होगी और एक सेकंड के अंदर वो जितनी साइकिल बनाएगी, जैसे कि हमने अभी अभी बात की थी कि 0 से शुरू होगी और ये इस प्रकार से बनाएगी, यहां एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद में फिर दो हो गया, इसके बाद में फिर और आगे तक जाएगी, इस प्रकार से एक साइकिल बनी, एक के बाद 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, 5 बनी, एक सेकंड के अंदर जितनी साइकिलें बनती जाएंगी, हो सकता है 10 बने, 20 बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब एसी जो धारा है वो क्या करती है, एक सेकंड के अंदर इस प्रकार से साइकिलें बनाती हैं, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको कि हम एफ से डिनोट करते हैं। और मात्रक कितना होता है इसका, मात्रक होता है कितना आपका, हर्ट्ज बोलते हैं, HZ से शो करते हैं, और इसको ऐसे लिखा जाता है, हर्ट्ज भी बोलते हैं। या फिर हम इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि साइकिल प्रति सेकंड भी इसको बोला जाता है। इसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज कहिए या फिर साइकिल प्रति सेकंड, क्योंकि हमने क्या कहा, एक सेकंड में जितनी साइकिल बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, इसकी आपका फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब हम ये कहते हैं कि भारत के अंदर 50 हर्ट्ज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये 50 ही क्यों होती है, इससे ज्यादा क्यों नहीं होती? हमने ये कहा कि जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिका और ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश और अमेरिका में क्या है, अमेरिका के अंदर होता क्या है, अमेरिका में 50 हर्ट्ज की बजाय 60 हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 की बजाय 60 होती है। अर्थात इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, ये एक बल्ब है मेरे पास, तो ये एक बल्ब है, ये जो बल्ब है मेरा, ये क्या करेगा, एक सेकंड के अंदर पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। अर्थात एक साइकिल के अंदर एक बार पॉजिटिव होती है धारा, एक बार क्या होता है, नेगेटिव होती है। तो इसी प्रकार से जब हम इसके अंदर धारा का प्रवाह करते हैं, एसी जो हम इसको करंट दे देते हैं, हमने दे दिया इसको एसी का करंट, हम इसको दे दिया। अगर मैं इसके अंदर एसी का करंट दे देता हूं तो इसके अंदर होगा क्या,
तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की वजह से कभी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव होगा। तो एक सेकंड के अंदर ये क्या होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, बल्ब कभी एक बार जलेगा, एक बार बुझेगा, एक बार जलेगा, एक बार बुझेगा, एक बार जलेगा, एक बार बुझेगा। इस प्रकार से ये एक सेकंड के अंदर 50 बार क्या होगा, बंद होगा और क्या होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा। अर्थात एक बार स्विच ऑन हो जाता है इसका, एक बार ऑफ हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर भारत में जो बल्ब है वो 50 बार ऑन ऑफ की क्रिया करता है। लेकिन हमें तो ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि एक सेकंड के अंदर 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है, इसी वजह से हम लोग जो है उसको नहीं देख पाते हैं। अब हम ये कह रहे थे कि भारत में 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। ऐसा क्यों है भाई, और उसकी वजह क्या है और क्या इसके नुकसान है और फायदे हैं। हम भारत में 50 हर्ट्ज तक का, क्योंकि देखिए बिजली का जो प्रोडक्शन है वो कब से, ब्रिटिश काल से ही हमारे भारत में जो है प्रारंभ हो गया था। उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी बनती थी उसको 50 हर्ट्ज पर ही क्या था, बनाया जाता था। जबकि अमेरिका में उसको उस समय 60 हर्ट्ज पर बनाया जाता था। ब्रिटिश और अमेरिकन उस दौरान क्या थे, एक दूसरे के अपोज होते थे। तो अमेरिका ने अगर 60 हर्ट्ज किया तो ब्रिटिश ने 50 हर्ट्ज कर दिया। इसी वजह से हमारे और उनके बीच में क्या हो गया, 10 हर्ट्ज का क्या है, लगभग चेंजेस हो गया है। अच्छा, अब इसके फायदे क्या हैं 50 हर्ट्ज के और 60 हर्ट्ज के। इसके फायदे सबसे बड़े ये थे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ही क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास ज्यादा होने लगता है। तो इसीलिए हमने ये कहा कि अमेरिका में जब 60 हर्ट्ज होता है तो इसका मतलब धारा अधिक प्रवाहित होती है, तो इससे यानी कि ऊष्मा ज्यादा निकलती होगी और ह्रास ज्यादा होगा। हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऊष्मा का ह्रास क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका फ्रीक्वेंसी हो गया कंप्लीट। तो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा, एक सेकंड में जितनी साइकिल बनेंगी, कब, एसी के प्रवाहित होने से, धारा के प्रवाहन से एक सेकंड के अंदर जितनी साइकिल बनेंगी वो सब की सब क्या कहलाएंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, जिसको हमने यहां दिखाया है। एक साइकिल कंप्लीट, 2, 3, 4, 5, इस तरह से भारत में जो है 50 साइकिल कंप्लीट होती हैं। एक साइकिल के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव हो जाता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव जो है शून्य तक आएगा। जब शून्य पर आकर के करंट आ जाएगा, जब शून्य आएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट जब फ्लो नहीं होगा तो यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। तो जब जला ही नहीं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही क्या हुआ, फिर से ये निगेटिव में आया, निगेटिव में आने के बाद में फिर शून्य, फिर पॉजिटिव। अर्थात ये बड़ी तेजी के साथ में क्या करता रहा, पॉजिटिव निगेटिव करता रहा। कभी शून्य होता रहा, कभी मान अधिकतम होता रहा धारा का। तो इसी वजह से क्या होता है, 50 बार ये ऑन ऑफ होता रहा, लेकिन हम लोग जो है इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाए। तो ये कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी। एसी में जो फ्रीक्वेंसी का मान है, जैसे कि हम यहां की बात करें तो एफ जो है एसी में अल्टरनेटर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर ज्ञात करना होता है तो मुझे P इंटू एन ओब्लिक 120 से ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल हम करेंगे वहां पर हमें अगर जरूरत पड़ती है, जहां एसी का प्रवाह होता है वहां पर P इंटू एन ओब्लिक 120 फॉर्मूला लगा करके आप फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। जहां हमने क्या कहा, P जो होते हैं, P होता है आपका नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब अल्टरनेटर होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल जितने ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी P बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि ये इस प्रकार से एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो इसी प्रकार से हो सकता है कि कहीं इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ होंगे। ठीक है, तो वाइंडिंग होगी इस तरीके से नॉर्थ और साउथ की। तो जब इस प्रकार से हो जाएगा और बीच में इसके कोई चालक होगा तो वो चालक जो है घूमने लगेगा। तो 1 मिनट के अंदर वो चालक कितने बार घूम रहा है वो हो जाएगा आपका n और बटे 120 हो जाएगा। P हो गया यानी कि कितने आपके पोल लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से पोल हो गया या वाइंडिंग्स का ही है। या फिर n हो गया आपका ये कितनी बार जो है आपके अंदर जो चालक आपने लगाया था वो कितनी बार घूम रहा है, वो आपका n हो जाएगा। 120 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसकी, एसी की, जब एसी का प्रवाह हो रहा होगा। क्योंकि डीसी के केस में तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि वहां क्या होती है, वो
मान तो बदल सकता है लेकिन अपनी दिशा नहीं बदलता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी शून्य हो जाती है डीसी के केस में। तो ये सिर्फ कब, एसी के केस में ही पॉसिबल होता है। तो चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक टाइम, अर्थात जिसको हम बोलते हैं समय अंतराल। हिंदी में तो नाम से ही पता लग रहा है कि समय अंतराल का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, यानी कि एक समय का अंतर शुरू हुआ उसके बाद खत्म हुआ, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है। हम ये कहते हैं कि पीरियोडिक टाइम वो समय होता है जितने समय के अंदर कोई साइकिल कंप्लीट की जाती है, वो ही क्या कहलाता है, आपका समय अंतराल कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि एसी द्वारा जितने समय में एक साइकिल पूर्ण की जाती है, एसी करंट आपने फ्लो कर दिया, एसी के द्वारा जितने समय में एक साइकिल पूरी होगी उतने ही समय को हम क्या बोलते हैं, समय अंतराल कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि समय अंतराल बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, तो क्या दिक्कत है जी, अर्थात एक फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी होगा आपका समय के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी आपकी, कम होती चली जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, आपका समय अंतराल कहलाएगा, उतना ही आपका समय होगा। एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई, हमारे यहां फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम ये कहते हैं कि 50 बार साइकिल कंप्लीट हुई होगी तब जाके एक फ्रीक्वेंसी आपकी बनती है। एक फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल के बराबर आपकी होती है। तो हम ही इसीलिए हमने कहा कि जब जितने समय में एक साइकिल पूरी हो जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा, समय अंतराल कहलाता है। t = 1/f। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, कभी कभी एग्जाम पेपर में से पूछ लेता है आपसे कि एसी द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, समय अंतराल कहते हैं। इस प्रकार से भी आपसे डायग्नोज पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड ओब्लिक, कौन सा हमने बोला था, उसके बाद में आपका पीक वैल्यू, और साथ ही हमने कहा था मैक्सिमम वैल्यू। ये सभी चीजें क्या हैं, एक ही होती हैं। अब ये एक है वो कैसे हैं, हम यहां देखते हैं। हमने ये कहा कि भाई जब धारा या वोल्टेज को समय के साथ में ग्राफ पर शो किया जाएगा तो शून्य से शुरू होगा और इस प्रकार से क्या है, एक साइकिल बनाएगा पूरा, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव साइकिल होगी, ये आपकी नेगेटिव साइकिल हो जाएगी। अब एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हमने ये कहा कि भाई ये जो धारा है समय बढ़ता गया, इधर से टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे कि यहां t/2 हो गया, ठीक है, t/3 हो गया, ये आपका t आ गया। हम ये कहते हैं कि धारा का मान समय के साथ साथ क्या हो रहा है, देखिए इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर आपकी धारा की वैल्यू बढ़ रही है। तो धारा की वैल्यू बढ़ते 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 एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी जब वो क्या होगा, वो वैल्यू उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर मैं ये कहूं जैसे कि यहां t1 टाइम हुआ तो यहां मेरा i1 हो गया, t2 बढ़ा तो ये i2 बढ़ा, t3 बढ़ा तो ये क्या है मेरा t4, ये i3, ये क्या है i3 बढ़ा। इस प्रकार से समय के साथ साथ क्या है, आपकी धारा या वोल्टेज की वैल्यू जो है क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि धारा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने के बाद में फिर से क्या होगा, वो नीचे की ओर गिरनी शुरू हो जाएगी और शून्य पर आएगी, उसके बाद नेगेटिव की ओर बढ़ जाएगी। तो जब धारा का मान समय के बढ़ने के साथ साथ लास्ट में जाकर अधिकतम हो जाता है, हमने क्या कहा, समय के साथ साथ धारा का मान जब अधिकतम हो,
उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर पीक वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि देखिए पीक वैल्यू क्यों कहा, क्योंकि धारा का जो मान है वो बिल्कुल चोटी पर है, अर्थात बिल्कुल मैक्सिमम होगा। जब धारा या वोल्टेज का मान क्या होगा, मैक्सिमम होता है, तो वो क्या कहलाता है, मेरा पीक वैल्यू कहलाता है, या फिर मैं उसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोल देता हूं। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये दो चीजों की हो सकती है, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, करंट भी साथ साथ चलता है और वोल्टेज भी साथ साथ ही चलता है। हम ये कहते हैं कि इसको या तो मैं कह दूंगा क्या, आई मैक्सिमम कहूं इस पॉइंट को, और या फिर हो सकता है मैं कह दूं ई मैक्सिमम कहूं, या फिर बहुत सी जगह ई की जगह पर वी भी ले लेते हैं तो वी मैक्सिमम भी मैं कह सकता हूं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो यही पॉइंट होता है जब जो फ्रीक्वेंसी का हाफ साइकिल है उसका जो टॉप होता है, अर्थात धारा का मान कहिए, वोल्टेज का मान कहिए, जब वो अधिकतम होता है तो वो क्या कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाता है, या फिर उसको एम्पलीट्यूड भी आप बोल सकते हैं, या फिर उसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोला जा सकता है। तो यही हो गया आपका एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अर्थात एक बार फिर से देख लेते हैं, जब समय के साथ साथ धारा का ग्राफ जो है वो बनाया जाता है तो समय के साथ साथ धारा का जो मान है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसी लिमिट पर आ जाता है जब इसका मान क्या हो सकता है, अब उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो धारा का वो अधिकतम मान जिसके बाद वो नहीं बढ़ सकता है क्या कहलाता है, आपका एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। तो यहां तक हो गया, आपके 4 पॉइंट कवर हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं आपके 5वें पॉइंट में क्या है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अर्थात इंस्टैन्टेनियस किसकी, वैल्यू की, अर्थात हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्या, तत्कालिक मान। तत्कालिक मान होता क्या है, देखिए हमने ये कहा कि जो एसी का जो करंट होता है वो क्या है, वो चेंज होता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है। तो हमने ये कहा कि एसी या वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ा, वैसे वैसे ही इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। अर्थात मैं ये कह रहा हूं अगर टाइम आपका बढ़ता जाता है तो हो सकता है यहां पर जो वैल्यू है आई की वो I1 हो, थोड़ी देर बाद वो I2 हो गई, थोड़ी देर बाद वो I3 हो गई। इस प्रकार से जो है धारा या वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो समय के साथ साथ क्या होता जाता है, चेंज हो रहा है। तो हम ये कहते हैं जब धारा का या वोल्टेज का मान स्थायी नहीं होता है और वो बार बार चेंज होता रहता है, तो हम किसी भी समय यदि धारा का मान निकालना चाहें तो धारा का मान जो है नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि बिल्कुल प्योर रूप से एसी की धारा का जो वैल्यू है या वोल्टेज का जो वैल्यू है वो नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए हमने ये कहा कि किसी भी पल धारा या वोल्टेज किसकी, एसी की, किसी भी पल धारा या वोल्टेज का मान क्या कहलाता है, आपका तात्कालिक मान कहलाता है। अब ये मान क्या होगा, बढ़ता रहेगा, I1, I2, I3, I4 कम होगा ज्यादा होगा, यानी कि होगा क्या, किसी भी समय अगर आप धारा का मान लेंगे तो वो कभी भी हमेशा फिक्स नहीं होगा। जैसे कि डीसी के मैटर में क्या होता है, डीसी के मैटर में हमेशा समय के साथ साथ क्या हो जाता है, आपका हमेशा धारा जो होती है सिर्फ मान बदल सकती है लेकिन क्या होगा, दिशा नहीं बदलेगी। लेकिन बहुत से केस में ही ऐसा हो पाएगा, कहीं ऐसा होगा कि हाँ उसकी जो धारा की वैल्यू है वो बदल जाए। डीसी में जो है जो वोल्टेज होती है एक बार वो कभी भी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। हम ये कहते हैं डीसी के अंदर जो धारा का मान है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि एसी में धारा का जो मान है वो ऊपर नीचे क्या होगा, चेंज होता रहता है। इसीलिए इसमें जो है
आप जो है धारा का मान जो है कोई भी फिक्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में धारा का मान चेंज होता रहता है, और धारा का मान समय के साथ इस प्रकार से बदलते रहना ही क्या कहलाता है, आपका तात्कालिक मान कहलाता है। तात्कालिक का मतलब क्या होता है, तत्काल यानी कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जब धारा का मान बदलता रहता है तो यह आपका तत्कालिक मान कहलाता है, अर्थात आई की वैल्यू कभी भी इसमें जो है फिक्स नहीं हो सकती। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर, या आप प्रभावी मान भी कह सकते हैं या फिर आप आभासी मान भी उसको कह सकते हैं। वो क्यों कहते हैं उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अर्थात RMS जिसको आप बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, और साथ ही साथ और भी नाम है इसके, जैसे कि आपका है प्रभावी मान या फिर आभासी मान। ऐसा क्यों कि प्रभावी मान या आभासी मान ही क्यों कहा गया इसको? ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि देखिए होता क्या है, एसी जो धारा होती है आपकी, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जब फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी धारा का मान 2 एम्पियर हो जाता है, 3 एम्पियर हो जाता है, 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट, इस प्रकार से इसका जो मान है वो क्या है, फ्लक्चुएट करता रहता है, अर्थात ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, यदि मुझे एसी का करंट देने के बाद धारा का मान निकालना हो कि यहां पे परिपथ के अंदर कितना आपका जो है एसी बह रहा है, धारा बह रही है उसकी, तो ये पता करने के लिए मुझे आई जो है प्योर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि धारा का मान क्या है, ऊपर नीचे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, एक धारा का ऐसा मान लेते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग जो है क्या है, इसके क्वेश्चंस को यानी कि जो वैल्यूज हैं इसकी वो निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि धारा का मान मुझे प्योर नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एक वैल्यू, अगर मैं ये कहूं कि मुझे अगर रूट मीन स्क्वायर मिल जाए किसका, धारा का, तो मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा। और हम ये कहते हैं कि जितने भी एसी के वैद्युतिक यंत्र होते हैं उन सब के अंदर जो है रूट मीन स्क्वायर ही यूज किया जाता है, क्योंकि प्योर वैल्यू हमें वहां नहीं मिलती है, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो चलती रहती है आगे पीछे, कहीं ना कहीं इस प्रकार से चेंज होता रहता है। अब नाम से स्पष्ट हो गया है, रूट होगा, मीन होगा और स्क्वायर होगा, यानी कि 3-4 काम तो इसके अंदर होने वाले हैं, तब जाकर के मुझे IRMS की प्राप्ति होगी। अगर मुझे धारा निकालनी है तो मुझे IRMS चाहिए, अर्थात मुझे उसका भी रूट मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे वोल्टेज का मान पता करना है तो मुझे इसका मतलब वोल्टेज भी चाहिए, तो वोल्टेज का मान भी, चूंकि धारा की प्रकार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसी प्रकार से उसका भी मुझे क्या है, रूट मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, धारा का भी रूट मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा और आपकी किसका, वोल्टेज का भी रूट मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के मैं क्या है क्वेश्चंस को निकाल पाऊंगा। हमने ये कहा कि भाई ये निकलेगा कैसे रूट मीन स्क्वायर, निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका आपका ये है जी, देखिए इसके 2 तरीके हो गए, एक लॉन्ग मेथड से हो जाएगा, एक शॉर्ट मेथड से। तो लॉन्ग मेथड से कैसे होगा, हमने कहा कि लॉन्ग मेथड के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी क्या थी, तत्कालिक क्या थे, मान थे, किसके, धारा के, तो यहां लिख देते हैं, धारा के तत्कालिक मानों का क्या करेंगे, पहले वर्ग कर दीजिए, ठीक है, पहले वर्ग किया, उसके बाद में क्या किया आपने, उनका योग कर दिया, तत्कालिक मानों का क्या किया, योग कर दिया, उसके बाद में उनका क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया, और सबसे लास्ट में फिर क्या कर दिया आपने, औसत। अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धारा के तत्कालिक मानों का पहले मैं वर्ग करूंगा, फिर मैं योग करूंगा, फिर मैं वर्गमूल करूंगा, और लास्ट में जब औसत निकाल लूंगा तो इससे मेरा क्या होगा, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर निकल जाएगा। या तो तरीका है ये। अब ये सब चीजें आएंगी कहां से, तत्कालिक मान क्या थी,
हमने ये कहा था कि भाई जब धारा है वो ऊपर नीचे जब इस तरह से चलेगी तो धारा का जो मान है समय के साथ साथ चेंज हो जाएगा। अर्थात यहां अगर मैं कहूं तो यहां मेरा I1 हो गया, यहां गया तो यहां I2 हो गया, यहां गया तो I3 हो गया। तो इस प्रकार से धारा के जो मान आए हैं समय के साथ साथ वो क्या है, तत्कालिक मान हो गए। तो तत्कालिक मानों का वर्ग, तत्कालिक मान ये रहे मेरे I1 का वर्ग करना है, I2 का वर्ग प्लस I3 का वर्ग, और हो सकता है कि ये पता नहीं कितने होंगे, तो हमने कहा कि IN मान लेते हैं। इन सब का क्या करना है, वर्ग कर देना है। पहला वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद सबका योग भी कर दिया, योग हो गया। उसके बाद में हमने कहा जी इसका वर्गमूल कर दो, इसका वर्गमूल भी निकाल लिया। अब औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे को n से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कितने नंबर है, n लिया है हमने नंबर, तो इससे डिवाइड कर दिया। यहां से जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो मेरी क्या वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। हमने कहा लेकिन भाई ये तो नहीं पता, क्या पता इसके अंदर n कितने नंबर हो सकता है कि ये अनंत तक जाए। तो जब अनंत तक जाएगा तो वैल्यू क्या होंगी, नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने एक चीज कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, इसको एक शॉर्ट तरीके से निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब किसी परिपथ के अंदर धारा का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट तरीके से करते हैं कि 0.7071 की गुणा कर देते हैं किसके साथ, धारा के अधिकतम मान के साथ में। इसको हम क्या कहेंगे, I मैक्सिमम कह देंगे। ये हो गया जी आपका। तो शॉर्ट तरीका आपका IRMS निकालने का ये हो जाएगा, इससे आप शॉर्ट तरीके से निकाल लेंगे। उसी प्रकार से जब मुझे किसी की वोल्टेज निकालनी हो किसी परिपथ के अंदर, तो उसका भी मुझे रूट मीन स्क्वायर चाहिए। सेम यही तरीका उसका है जी, उसके साथ में 0.7071 की गुणा किसके साथ कर देंगे, वोल्टेज के मैक्सिमम मान के साथ, अर्थात Vmax के साथ। तो इस प्रकार से हम जो है क्या है, रूट मीन स्क्वायर धारा का और साथ ही साथ वोल्टेज का ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर। तो याद रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर से काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि धारा की वैल्यूज मुझे नहीं मालूम होगी, पता नहीं कितनी होंगी। तो हम ये तरीका वहां पर फॉलो कर लेते हैं। धारा का अधिकतम मान देख लेते हैं कौन सा दिया, और उसके साथ में 0.707 कहिए या फिर 0.7071 की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर करके धारा का या वोल्टेज का मान ज्ञात कर लेते हैं। बहुत सी जगह पे आपको VRMS की जगह ERMS भी मिल सकता है, क्योंकि धारा को आप EMF में भी करते हैं और वोल्टेज में भी ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, रूट मीन स्क्वायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। इसके बाद के जो टॉपिक हैं आपके बाकी, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।